हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज डिफेंस डीसी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि देखिए यहाँ पे फालतू की बातें होती नहीं, बस बोलने का काम नहीं है। मैंने बोला था आपके लिए सीएपीएफ के नेक्स्ट वाले के लिए जीके की सीरीज आ जाएगी, और देखिए जीके आ चुकी है सीएपीएफ के लिए। ये डिफेंस डीसी चैनल है। मैं कौन हूँ? मेरा नाम है दिनेश चौहान। मैंने एफ कैट सीडीएस एनडीए एयरफोर्स एक्सवाई के रिटर्न एग्जाम क्लियर किए। और देखिए सीएपीएफ मेरा भी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैंने सीएपीएफ दिया ही नहीं, ठीक है। लेकिन बात सुन लीजिए मेरी कि जो मेरे नोट्स हैं उनसे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। मैं इसका आपसे बहुत पहले बता चुका हूँ। इतने प्रिसाइज नोट्स आपको दिए जाएंगे कि उन नोट से ही क्वेश्चन आएगा। अगर उनमें से क्वेश्चन नहीं आता तो उस क्वेश्चन को अच्छे से तुर्रम खामी नहीं कर पाएंगे। जो क्वेश्चन अच्छे कोचिंग वाले बच्चे कर सकेंगे उनको आप आराम से कर सकोगे। और इतना कम कंटेंट दिया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कम कंटेंट। इस वाले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और कि कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स क्या थे। हमने जो है जीके की जो सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट की है? पॉलिटी से। और इस सीरीज का नाम क्या है? महाराणा प्रताप सीरीज, ठीक है जी। इससे बार कुछ नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। बस आपको क्या लेक्चर को एंड तक जरूर देखते रहना है, ठीक है। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही मेरी विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और देखिए कई भाई लोग जो ये सोच रहे हैं कि 45 सब्सक्राइबर या 40 सब्सक्राइबर हुए हैं अभी, ये क्या पढ़ाएगा। तो देखिए दुनिया का कितना बड़ा यूट्यूब चैनल हो, उसकी शुरुआत होती है सब्सक्राइबर्स, 0 सब्सक्राइबर से ही, ठीक है जी। तो आगे बात करते हैं, ज़्यादा फालतू बातें ना करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया गया। यहीं से पॉलिटी की स्टार्टिंग होती है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जो खुद मैंने बनाए हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। और हाँ, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये फुल कोर्स है। तो अपने दिमाग में ये वहम निकाल दें कि इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत है। सारा लक्ष्मीकांत या जितनी भी बुक होती है सबका निचोड़ है ये जो मेरे रिटर्न नोट्स हैं। और दूसरी बात, नोट्स मांगने का कष्ट ना करें। ये ना कहें कि सर ये टेलीग्राम पे दे दो या लिंक प्रोवाइड कर दो। मैं तो बस इतना कहता हूँ कि जब मैंने इतना प्रिसाइज बनाया है तो आपको मेरे ख्याल से साथ में नोट्स बनाने चाहिए। और इस तरह इतने अच्छे नोट्स बनाओ कि अगर आगे आने वाली पीढ़ी भी आपके नोट्स पढ़े ना तो पहले आपको प्रणाम करें, तब जाके पढ़े, ठीक है। और ये तो हुआ जोक, लेकिन जोक के आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि किसी का पढ़ा हुआ कुछ भी काम नहीं आएगा, जो आपने नोट्स बनाए होंगे वो काम आएगा। और हाँ, दूसरी चीज़, मैंने पहले ही बहुत प्रिसाइज कर दिया है, तो इस वीडियो में जितना भी कुछ बताऊंगा वो तो आपको लिखना ही है, वो छोड़ना नहीं है। मतलब कहीं आप ऐसा कहो कि उसको भी छोड़ के चले जाओ, इसमें से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सोचो। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ, एवरी सिंगल लाइन जो मेरे मुंह से निकलेगी अभी वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं अपन? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, पॉलिटी का मतलब क्या है। हमको संविधान ही तो पढ़ना है यहाँ पे, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पढ़ना है, तो वो कैसे बना उसके बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए बना कैसे, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी संविधान बनने की। तो देखिए जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में बहुत सारे वो आए थे, चार्टर एक्ट 1773 का। उसके बाद अंग्रेज नए नए बिल पास करते रहते थे, 1833 में कर दिया, 1856 में कर दिया, इस तरह के बिल। लेकिन होता क्या था, इस तरह के बिल्स ये सब रूल्स का ही काम करते थे। ये रूल्स होते थे, इंडिया के लिए चलते थे। लेकिन जब अपना देश आज़ाद होने वाला था तो यहाँ पे संविधान सभा बनाई, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बोलते हैं। मैं दोनों के लिए बोलते जाऊँगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखिए वो संविधान सभा बनाई तो फिर उन्होंने क्या है, अब उनकी हेल्प लेते हुए जो पहले से बने हुए हैं ये सब 1773 का एक्ट, 1919 का, 1935 का, जितने भी एक्ट बने थे उनकी हेल्प लेते हुए एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया। अब उन एक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं जबकि, लेकिन वो किसका पार्ट है? हिस्ट्री का। उसे अपन कहाँ देखेंगे? हिस्ट्री में। उनकी या उनके लिए मैं पॉलिटी में एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, बना क्या दूंगा, पक्का बनाऊंगा, ठीक है। कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना कैसे। तो देखिए सीधी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई नाम सुनते ही क्या आना चाहिए आपके दिमाग? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? लॉ ऑफ द लैंड। क्या? लॉ ऑफ द लैंड। जिस जमीन पर आप रह रहे हो उस जमीन का क्या नियम कानून है, वहाँ रहने के क्या लॉ हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ द लैंड। ऐसे हिस्ट्री क्या है इसकी? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड किसने की थी? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली समझ रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक असेंबली, कि भाई एक असेंबली चाहिए हमको। तो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने टोटल डिमांड तो नहीं की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, लेकिन नेहरू रिपोर्ट जिस तरह से उन्होंने दी थी तो उन्होंने एक तरह से आज़ादी की मांग की थी। तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि हमको कुछ संविधान वगैरह बनाने का कुछ तो सोचा जाए, हमारे लिए कुछ तो बनाया जाए। लेकिन हाँ, नेहरू रिपोर्ट में आज़ादी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमको अपना कुछ चाहिए, ठीक है। इतना याद रखना है उस नेहरू रिपोर्ट। और इसमें आपको याद रखना है नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928। ये सब याद रखना है आपको। फिर 1934 में, 1934 में आइडिया किसने दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कि एक असेंबली होनी चाहिए इसके बनाने के लिए। एक आइडिया दिया था उन्होंने कि एक असेंबली बनाते हैं जिसमें अपने अपने लोग होंगे या कोई भी लोग होगा, वो हम इस देश के लिए कानून बनाएगा। क्या बनाएगा? कानून। अभी तक आज़ादी की कोई बात नहीं है, बस किसकी बात हो रही है कि यहाँ पे एक फिक्स कॉन्स्टिट्यूशन तो हो जिसके हिसाब से पूरा देश चले। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है कि आइडिया किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का? एम.एन. रॉय ने, ठीक है जी। फिर 1935 में, 34 में तो आइडिया दे दिया एम.एन. रॉय ने। 35 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस ने पहली बार क्या डिमांड किया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड किया कि होनी चाहिए सरकार से, जो अंग्रेजी सरकार से उससे।
फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड किया एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कि हमें अंग्रेजों की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं चाहिए, अपने लोग चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, अच्छी तरह से वर्क कर सके। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब डिमांड की, 1935 में। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड कब हुई, 1938 में। किसने की, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है जी। फिर बात करते हैं आगे 1942 की। 1942 में क्या हुआ, 1940 इसमें लिखा हुआ दे प्रपोज इन क्रिस्प मिशन, मतलब अंग्रेजों ने क्रिस्प जो मिशन है ना उसमें इसे प्रपोज किया। लेकिन हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजों ने अपनी तरफ से कब ऑफर किया कि हम तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, तो क्रिस्प मिशन करके आओगे तो ये गलत है, कंप्लीट गलत है। अब बताता हूँ क्यों। उसके लिए आपको क्या लिखना है, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ आपको इन नोट्स को मत मांगिए, मैं कई सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ और आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। तो सुनिए, पहली बार उन्होंने जो प्रपोज की थी, ये अगस्त ऑफर 1940 में, 1940 में क्या आया था, एक अगस्त ऑफर, क्या नाम है उसका, अगस्त ऑफर। ऐसा कैसे नोट्स में लिखिए, सबसे पहली बार कहाँ कब प्रपोज किया था, 1940 में अगस्त ऑफर में अंग्रेजों ने बोला था कि तुम्हारे लिए हम बना देंगे। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं 1946 की। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट कर दी गई। 90 कब सेट हुई, सेटअप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वह सेटअप किसके द्वारा, लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर, ये दो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज अफसर थे। कैबिनेट मिशन प्लान में भी ये अंग्रेज अफसर आए थे, थोड़ा सा याद रख सकते हो आप, जैसे हिस्ट्री का पार्ट है ये। कैबिनेट मिशन प्लान आया था इंडिया में, तब भी यही दो अफसर थे। और 1946 के वक्त जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट की, तब भी यही दो अफसर आए थे, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। इतना आपको याद रखना है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, एक सभा है बहुत सारे लोगों की जो संविधान बनाएंगे। इतना आपके दिमाग में मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए भाई, बेसिक आइडिया तो समझ में आ रहा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत सारी, एक कोई पूरी असेंबली में बहुत सारे लोग बैठे हुए जो विचार विमर्श करेंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब बात क्या, उनमें कौन कौन से, उनमें लोग चाहिए ना भाई। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, असेंबली लोगों की होती है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो लोग कहाँ से आएंगे। तो लोगों का ऐसा नियम बनाया, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, ब्रिटिश प्रोविंस का जो सीधी सी बात है, जो कंप्लीट एरिया जो जिस पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चल रही है, उनमें तो क्या होगा, इलेक्शन। इलेक्शन कैसे, इनडायरेक्ट। ये क्वेश्चन काफी आता है कि ब्रिटिश प्रोविंस में क्या हुए थे, इलेक्शन। और जो प्रिंसली स्टेट थी, जो राज्य रजवाड़े थे, राजस्थान टाइप के राजपूतों के, उनमें क्या है, नॉमिनेट करेगी स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है, राजा बोल देगा कि हमारे स्टेट से ये जाएगा, उतना सा काम। लेकिन जो अंग्रेजों की जहाँ शासन चलता था, वहाँ पे क्या हुए थे, इलेक्शन। इलेक्शन कैसे, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब होता है, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। मतलब अंग्रेजी सरकार जाती, वहाँ इलेक्शन तो होते ही थे, तो जो लोकल जो लीडर चुने जाएंगे, वो चुनेंगे किसी एक आदमी को, वहाँ वो ही चुनेंगे और इसी को भेज दिया जाएगा। तो अभी डायरेक्ट इलेक्शन तो हो नहीं, लोगों ने वोट तो किया नहीं, लोगों ने जिन लीडर को पहले ही चुना हुआ है, अंग्रेजी सरकार वाले लीडर, जैसे आजकल एमपी, हम एमपी को चुनते हैं, लेकिन एमपी लोग मिलके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन। समझ रहे हो आप, आपके ऐसे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि आपकी पॉलिटी ऐसी टिप्स पे हो जाएगी। तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे हुआ, इनडायरेक्ट। उसी तरह के इनडायरेक्ट इलेक्शन कब हुए थे, ब्रिटिश प्रोविंस में, जिन पर ब्रिटिश का कब्जा था। प्रिंसली स्टेट जो राजा रजवाड़े थे, उन्होंने खुद, राजा ने खुद नॉमिनेट किया था कि भाई ये आदमी जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट क्लियर है मेरे ख्याल से, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी, कोई पूछे कब बनी, तो डेट है 6 दिसंबर 1946। 1946 में सेटअप हुई ना, उसमें भी प्रिसाइज डेट है कुछ 6 दिसंबर 1946। ठीक है जी। इसमें क्या है, 389 मेंबर थे। अब देखिए 292 मतलब 292 तो कहाँ से, ब्रिटिश प्रोविंस, जो ब्रिटिश द्वारा घेरा हुआ इलाका था। अब देखिए कम ही जगह खाली बची थी, राजस्थान, एक राजस्थान था जिसमें राजा रजवाड़ों का राज था, और कुछ हिस्सा बीच में था सेंट्रल इंडिया में, उतना ही। तो उनसे 93 लोग नॉमिनेट किए थे, किन्होंने, राजा रजवाड़ों ने। राजाओं ने बोला था किंग ने कि भाई तुम जाओ हमारे स्टेट से। अब देखो ये 4 लोग, इस क्वेश्चन को ही पूछ लेते हैं, इसको लोग मिस कर जाते हैं। 4 लोग कहाँ से थे, ये चीफ कमिश्नर थे। कहाँ, कौन कौन से एरिया के, कुछ एरिया चीफ कमीशन बनाए हुए थे अंग्रेजों ने, जैसे दिल्ली, कुर्ग, ये जो मेन जगह है इनको चीफ कमीशन बोलते थे वो, और इनका जो ऑफिसर होता था उसको बोलते थे चीफ कमिश्नर, या ऐसा बोल सकते हैं इनसे जो लोग आए थे उनका नाम रख दिया अंग्रेजों ने चीफ कमिश्नर। तो वो कितने लोग थे, 4, टोटल 389। इसको आपको एज इट इज याद रखना है, इसमें ये 4 वाला जरूर याद रखिए। वैसे ये क्वेश्चन आजकल काफ़ी पुराना हो गया है, पूछा नहीं जाता। अब आगे बात कर, अब देखिए अभी मैंने बात की केवल कि कब बनी थी, तो 6 दिसंबर को। अब बात होगी मीटिंग की। इनकी कितनी मीटिंग हुई शुरू में, मीटिंग तो इनकी हो जाती थी, लेकिन हमको पहली 3 मीटिंग याद रखनी है। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर को। इनको याद रखने का तरीका क्या है, देखो 9 दिसंबर, 2 दिन बढ़ा दो, 11 दिसंबर, और फिर नेक्स्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर। पहली 3 मीटिंग आपको आराम से याद हो गई, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। मेरे ख्याल से बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये तो फर्स्ट मीटिंग की बात कर लेते हैं। फर्स्ट मीटिंग क्या था, अब एक प्रेसिडेंट, मतलब एक हेड चुनना है। क्या चुनना है, हेड, या जिसको क्या बोलते थे ये लोग, प्रेसिडेंट बोलते थे। तो सबसे पहले ही जो मीटिंग थी उसमें एक हेड चुना गया, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किस लिए, इनको क्यों चुना गया, कि उस वक्त जो असेंबली लगी थी उसमें सबसे ज़्यादा एज्ड, सबसे ज़्यादा उम्र किनकी थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की। और ये कैसे प्रेसिडेंट है, टेम्परेरी, अभी परमानेंट प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हुआ है। पहले दिन जो 9 दिसंबर को जो मीटिंग हुई है उसमें कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं चुना गया है, इतना आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है जी।
अब अगली मीटिंग बात करते हैं 11 दिसंबर वाली की। उसमें पहली बार परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया कि भाई जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रहेगी तब तक प्रेसिडेंट किसको माना जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जाके इंडिपेंडेंट इंडिया के जब भारत आज़ाद हो गया उसके पहले प्रेसिडेंट भी बने। अभी 1946 चल रहा है, भारत आज़ाद नहीं हुआ, आपके आइडिया के लिए आपको बता दूं अभी क्या चल रहा है, 1946 चल रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर को क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू थे असेंबली में, वो एक लाइन है, जैसे अभी संसद में बहुत सारे बिल पास होते हैं, ऐसे ही उन्होंने क्या पास किया था, इसका नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है कि हम जो संविधान बनाने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है उस संविधान का, भाई पता तो होना चाहिए ना कि हम संविधान क्यों बना रहे हैं। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। तो ठीक है, तो उसको बाद में जाके क्या बोलने लगा, प्रियम्बल। तो आपको इसमें याद रखना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है नेहरू ने कब लाया था, 13 दिसंबर को। उसको बाद उसी को बाद में क्या बोलने लगे, प्रियम्बल, जो संविधान का पहला पेज होता है, इसको बोलते हैं क्या, प्रियम्बल। ये क्या था, पहले इसका नाम जो जब नेहरू जी लाए थे उसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो प्रियम्बल में भी क्या लिखा हुआ है, इस संविधान का उद्देश्य क्या है, इसको क्यों बनाया गया, ये किस लिए है। ठीक है जी, इतना आपको अभी क्या लिए, इतना ही याद रखना है आपको। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है लाया तो अभी गया था, लेकिन इसको प्रियम्बल मान के अडॉप्ट कब किया असेंबली ने, ये पास हो गया। पास मतलब मान लिया कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, लेकिन ये संविधान का प्रियम्बल बनेगा, ये कब हुआ था काम, ये हुआ था 22 जनवरी 1947, मतलब अगले साल 1947 में। क्या था, 22 जनवरी, ये डेट लिख लीजिए, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये डेट है कोई बताता नहीं है अपने लेक्चर्स में, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रियम्बल को अडॉप्ट कब किया था हमने, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है जी। फिर आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, ये आपके आगे काम आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन पता है मैं एक एक चीज़ को कई बार बता के आपको इस तरह से लेक्चर बनाना चाहता हूँ कि आपको यहीं की यहीं चीज़ें रट जाएं। ठीक है, जैसे मैंने खुद ही कई बार पढ़ी थी ये सारी चीज़। जैसे प्रियम्बल में पहले ना ये वर्ड नहीं थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, मतलब समाजवादी, और सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। ये जो तीन शब्द थे ना पहले, जब प्रियम्बल मतलब जब 22 जनवरी 1947 को जब लागू किया था और जब संविधान बन भी गया उसके बाद भी ये तीन वर्ड नहीं थे। ये तीन वर्ड कब ऐड किए, 42nd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब कुछ भी सुधार करना, संविधान को सुधारा भी जा सकता है, मतलब उसमें चेंज भी किए जा सकते हैं। क्या संविधान के प्रियम्बल में चेंज किया जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल। देखो प्रियम्बल में तो चेंज हुए, ये तीन वर्ड ऐड हुए हैं कि नहीं, 1976 में। इसको आप याद वैसे आपको अपने आप ही हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, लेकिन मैंने आपको अभी के लिए बस ऐसे ही बता दिया, आपको डरने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे आपको बताऊंगा। इसको आपको भले ही नहीं हो रहा याद तो इसको अभी कभी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि BN राव जो थे, ठीक है, BN राव जो थे वो क्या अपॉइंट किए थे, एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एक सलाहकार होना चाहिए ना, ये देखिए पहली बात तो सबके सभी वकील थे, खैर सलाहकार की इनको जरूरत क्या है, पर फिर भी एक वकील थे जिनका नाम क्या था, BN राव। BN राव को ऐड किया गया, एडवाइजर के फॉर्म में लिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या बनेंगे, एडवाइजर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, वो वॉज द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो क्या था, BN राव। लेकिन एक क्वेश्चन जो आपको कोई नहीं बताएगा और इस नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा कि सेक्रेटरी कौन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, सचिव। सचिव भी तो कोई होगा, उसका नाम था HVR अयंगर, ENGER। ठीक है जी, HVR अयंगर। ये क्या थे, सचिव, मतलब सेक्रेटरी ऑफ CA, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसको आपको नोट्स में लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जब संविधान सभा बन गई तो सब लोगों को अपने अपने काम बांट दिए गए, भाई ये काम तू करेगा, तो उसके लिए कमेटी बनाई, कौन सा काम किसको करना है इसका डिसाइड कैसे हुआ, एक कमेटी बना दी कुछ कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। तो कुल मिला कितनी कमेटी थी, 8 तो बड़ी कमेटी थी, कितनी, 8 तो क्या थी, बड़ी कमेटी, और कुछ थी छोटी छोटी। पहले हम बड़ी बड़ी कमेटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बड़ी कमेटी कौन सी थी, जैसे एक कमेटी बनी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग मतलब ड्राफ्ट तैयार करना, मूल प्रारूप, कि भाई किस तरह से कि कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा अपना, समझ रहे हो बात को। तो ये कमेटी कब बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं इसको। ये कि पूरा फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन का कि किस तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हमें लिखना है, पहले इसमें क्या ऐड करना है, बाद में क्या ऐड करना है। जैसे आपने देखेगा ना, पहले कुछ है, बाद में फंडामेंटल राइट कब ऐड किए हैं, फिर प्रेसिडेंट के बारे में रूल कब है, पूरा पैटर्न किस तरह का, ये सब किस ड्राफ्ट में। और ये काम किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर, और ये क्या थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी लोग तो कई सारे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है, इसलिए इसके मैंने सारे मेंबर्स के भी नाम लिख दिए हैं। इसमें 6 मेंबर थे और एक इनके क्या थे, चेयरमैन। टोटल मिला के कितने मेंबर हो गए वैसे, 7 मेंबर, जैसा बोल सकते हैं 6 तो मेंबर और एक चेयरमैन। अब 6 मेंबर के जो नाम है ना, ये देखो आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन CAPF है तो थोड़ा सा ज़्यादा जाना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, उनके नाम में लिख के लाऊँ, N गोपालास्वामी अय्यर, अल्लाड़ी कृष्णस्वामी अय्यर, और KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और TT कृष्णामाचारी। इनको आप 2 बार 1 बार देख लोगे, देखो इतना याद करने की जरूरत नहीं, 1-2 बार अगर आपने देख लिया ना तो आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि बस एक ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर लिख के लाया हूँ, और तो मैंने भी नहीं लिखे, क्योंकि क्या है, एक इंपॉर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग जो कमेटी है। ठीक है जी, अब देखिए 2 कमेटी जो मैं आपको एक साथ याद करवा दूंगा।
प्रोविंशियल कमेटी और एक स्टेट कमेटी। प्रोविंशियल कमेटी के थे तो वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई, और स्टेट कमेटी के नेहरू जी। देखिए होता क्या है, सबको पता है कि जब मनाने का वक्त आया था ना लोगों को कि भाई तुम भारत में मिल जाओ राजे रजवाड़ों को, तो सबसे ज़्यादा मनाया किसने था? वल्लभ भाई ने। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि यार, और जो अंग्रेजों से जो बात थी, जहाँ पे अंग्रेजी घुमा चलती थी, वो काम किया था नेहरू जी ने। लेकिन कमेटी में उल्टा है, जो प्रोविंशियल कमेटी देखो, ब्रिटिश प्रोविंस होते हैं, वो नेहरू जी नहीं, वो सरदार वल्लभ भाई ने किया है। ऐसे करके मैंने याद रखा था कि उल्टा है। प्रोविंशियल कमेटी जिनके आदमी थी, जो स्टेट्स कमेटी जो वल्लभ भाई को मिलनी चाहिए थी, मतलब ऐसा अगर एक तरह से सोचें तो वो किसकी थी? नेहरू की। लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना है, बहुत लोग सोचते सरदार वल्लभ भाई की, इसलिए इस क्वेश्चन को काफी पूछा जाता है कि स्टेट्स कमेटी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की। ठीक है, दो कमेटी, रूल्स कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, ये राजेंद्र प्रसाद की है, प्रेसिडेंट थे। तो रूल्स कमेटी, क्या रूल्स रहेंगे वहाँ के, और स्टीयरिंग किस तरह से क्या प्रक्रिया रहेगी, इस सब की जो कमेटी थी वो किसकी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक कमेटी क्रेडेंशियल कमेटी, ये छोटी कमेटी भी थी, लेकिन ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ को रख दिया है। सीएपीएफ में तो नहीं पूछा, लेकिन कई सारे एग्जामिनेशन पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, आपको इस तरह से इतना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा, अगर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप करने में सक्षम रहेंगे। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा तो समझ लेना वही एग्जाम में बैठ के कि वो किसी से नहीं होगा। ठीक है जी, सब कुछ कवर करा दिया जाएगा इसी में। मैंने आपको सेक्रेटरी का तो बता दिया कि कौन अपने सेक्रेटरी थे, ये भी आपको बता दिया कि कब अडॉप्ट किया प्रियम्बल को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजर्वेशन जो था उसे प्रियम्बल कब मान लिया, मतलब कब ले लिया। ठीक है जी, यही बता दिया कि अगस्त ऑफर में लिया गया था। ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा बताई नोट्स से, जो नोट्स में नहीं लिखी हुई है। एक हाँ, एक एड हॉक कमेटी, सॉरी एड हॉक कौन ऐसे करके नाम है इसका, एड नोको, जो भी है ये एड हॉक कमेटी ऐसे करके दिख जाए, किसके लिए? नेशनल फ्लैग के लिए। तो आपको इसमें याद रखना है राजेंद्र प्रसाद ही थे। रूल्स, स्टीयरिंग और एड हॉक कमेटी, इसके लिए क्या थे? राजेंद्र प्रसाद। और हाँ, प्रोविंशियल कमेटी की मैंने ब्रैकेट लिखा फंडामेंटल राइट। अगर जहाँ भी कोई किसी ऐसी कमेटी की बात आ रही है जिसमें फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, समझ जाना कि वो किसके अंडर थी? वल्लभ भाई पटेल। वैसे ये फंडामेंटल राइट की कई सारी कमेटी थी, छोटी छोटी। जो प्रोविंशियल कमेटी थी इसके नीचे कई सारी कमेटी थी, लेकिन हमको याद, प्रोविंशियल याद रखो और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो वल्लभ भाई पटेल ही थे उस कमेटी के मालिक। इतना समझ लो बस, आप बहुत है आपके लिए। ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बता दिया। B.R. अम्बेडकर जी ने ड्राफ्ट तैयार किया था, 6 लोग थे, वो उनके नाम में बता चुका हूँ पहले ही। इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आता है ये, इसमें मैं कहता रहा हूँ, छोड़ने का मत सोचना भाई प्लीज। नहीं समझ आता है, मतलब नहीं याद होता है, लेक्चर को 2-3 बार देख लेना, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। नोट्स अपने तैयार करने, नोट्स जैसे बनाओगे ना, एक बार लिखते हो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन याद जरूर होता है उससे। देखिए कब बनी थी ये क्वेश्चन आता है, 29 अगस्त 1947। आप सोचोगे, मतलब पहले इन लोगों ने कंटेंट तैयार पहले कर लिया, लेकिन उसका ड्राफ्ट जो है किस तरह से तो पैटर्न किया जाएगा वो बाद में 1947 में, 29 अगस्त 1947। और उसने अपना काम तो कंप्लीट कर दिया, फरवरी 1948 में इसने अपना काम करके दे दिया। ठीक है जी, इतने दिन लगे थे B.R. अम्बेडकर को, अपने जल्दी जल्दी से इन्होंने काम निपटा दिया। 29 अगस्त को स्टार्ट किया, फरवरी में जाके पूरा ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया। ठीक है जी, कुल मिला के अब देखिए, अब ये मतलब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, इससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, कई सारे क्वेश्चन हैं जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, जो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन सीधे सीधे लाइन है, उनको आप ऐसे कैसे लिख लोगे। अब बात करते हैं किसकी? सोर्सेज की। सोर्स का मतलब क्या होता है, पहले आपको इतना क्लियर होना चाहिए। सोर्स का मतलब ये है कि जब संविधान हमने बनाया है तो सोर्स मतलब किस किस देश से हमने क्या क्या लिया है। लेने का मतलब ये मत समझना कि हमने उनका लेख उठा लिया है। चीज़ बात है, और देशों में जो देश पहले से आ जाते हैं, जिनमें पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, तो उनसे देखना तो पड़ेगा ना, उन्होंने किस तरह के रूल्स सेट किए हुए हैं, किस तरह का उन्होंने क्या सेट किया हुआ है, उसी तरह से हम अपना बना देंगे। तो इंस्पायर होके उनसे हमने कई सारी चीज़ें ली हैं दूसरे देशों से। तो कितने देशों का कॉन्स्टिट्यूशन देखा था हमने? 60 के आसपास देशों का। क्या सबका हमें पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको 4-5 देशों को बताऊँ, उन्हीं से आ जाते हैं क्वेश्चन, उनसे बाद में क्वेश्चन जा नहीं सकता। फिर कई लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनसेंट बुक्स को पढ़ाते हैं, फिर वो पूछते हैं छोटी छोटी बातें, ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया। जैसा आप बोल दिया इस वीडियो में जो आपको बता दिया जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा CAPF में। ठीक है जी, और मैं बार बार CAPF बोलता हूँ तो CDS वाले बुरा ना माने, मैं हमेशा बोलता हूँ CDS का लेवल तो CAPF से कम है, तो CDS तो इसमें से बाहर जाएगा नहीं, जब CAPF नहीं जा सकता बाहर। तो देखिए बात कर लेते हैं किसके बारे में, रशिया के बारे में। रशिया से हमने क्या लिया, लेकिन मैं आपको 2 चीज़ याद करवा देता हूँ, इसके लिए ट्रिक है। एक, हमने USA से क्या लिया? फंडामेंटल राइट, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, मूल अधिकार जिनको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। और रशिया से क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं याद करने के लिए कि अगर भाई USA और रशिया आपस में थोड़ी दुश्मनी है, तो इनको इस तरह से याद कर लो, जो बड़े बड़े देश हैं इनके, अगर तुम्हें USA के फंडामेंटल राइट दिए जा रहे हैं तो तुम्हें रूस की फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करना होगा। इतना समझ रहे हो बात को? अगर तुमको USA के फंडामेंटल राइट का फायदा मिल रहा है तो जो रशिया की जो फंडामेंटल जो ड्यूटी हैं उनको तुम्हें निभाना पड़ेगा। इतना तो दिक्कत है। ठीक है जी, और एक और आप देखिए, रशिया को देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी, आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल। जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सोर्सेज के बाद, प्रियम्बल मतलब जो है वो लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आप कहोगे कि प्रियम्बल का लेक्चर तो लोग 1.5 घंटे लेते हैं यूट्यूब पे, अपना लेक्चर छोटा होगा, लेकिन जितना ऐसा होगा कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ, हैंडमेड नोट्स हैं, तो मैं आपको ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी टाइप करके और कुछ भी पढ़ा देता हूँ।
लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ाई जा रही है। देखिए आइडिया ऑफ जस्टिस, मतलब एक जस्टिस नाम का शब्द होता है प्रीएम्बल में जो डाला गया था, किस तरह का जस्टिस मिलना चाहिए। तो ये जस्टिस का जो आइडिया है प्रीएम्बल में डालने का, ये कहाँ से लिया, रशिया से, ठीक है जी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब अंग्रेजों के जो कॉन्स्टिट्यूशन से जिन्होंने हम राज किया, उनके कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया, पार्लियामेंट का सिस्टम, जो अपनी पार्लियामेंट है। बाई कैमरलिज्म, मतलब 2 हाउसों का सिस्टम, राज्यसभा और लोकसभा आप देख रहे हो ना, 2 हाउस हैं। बाई कैमरलिज्म, ये वाला सिस्टम भी हमने अंग्रेजों से लिया है, वहाँ भी यही होता है, इंग्लैंड में आज भी। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव मतलब है रूल बनाना, लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, कानून बनाना। ये सब कहाँ से लिया है, रिट, रिट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। रिट क्या होता है, एक तरह से याचिका होती है एक तरह की। रिट का कंसेप्ट भी कहाँ से लिया है, वहाँ से। सिंगल सिटीजनशिप, देखो ये चीज़ें होता है, ऐसा है जब आपको अलग चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तब मैं आपको तभी बता दूंगा, लेकिन याद कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक कैबिनेट सिस्टम, अब देखिए पार्लियामेंट, बाइकैमरलिज्म और कैबिनेट सिस्टम, ये तो एक जैसी चीज़ें हैं। और हाँ, एक सिंगल सिटीजनशिप, तो ये तो हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश से। तो अपन क्या देखते हैं, अपना जो ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, वो अंग्रेजों के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, जिन्होंने हम पे राज किया है, ठीक है जी, उनसे इंस्पायर्ड है। इसी वजह से एक सोमनाथ लहरी नाम के व्यक्ति थे उस वक्त, उन्होंने एक बार बोला भी था गुस्सा होके कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, ये अंग्रेजों की बनाई हुई है, ये अपने हिसाब से हम पे रूल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये किसका स्टेटमेंट था, सोमनाथ लहरी का। लिख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन इस बार सीएबीएफ में आया है, ठीक है, मुझे पता था ये क्वेश्चन। तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आपको ना बेसिक लेवल की चीज़ें याद होनी चाहिए, उसमें जो आपको बता रहा हूँ उससे बार कहीं जाएगा नहीं, ठीक है जी। अब बात करें यूएसए की। यूएसए की वजह से बता दिया आपको फंडामेंटल राइट, अगर यूएसए के ले रहे हो तो फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ की निभानी पड़ेंगे आपको, रशिया की। तो फंडामेंटल राइट हो गए। थोड़ा यूएसए में जस्टिस वगैरह का बहुत वो रहता है, कानून व्यवस्था का। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट, जुडिशियल रिव्यू को आगे बताऊंगा मैं क्या होता है इसका मतलब, अभी मत पूछिए, बस इतना याद रखिए जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये, कोई भी कानून अगर बनाता है तो उसका रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। जैसे संसद ने, मोदी जी ने कुछ भी कानून बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकता है, सही है गलत है क्या है, अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है बेसिकली। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जुडिशरी क्या है, न्याय व्यवस्था जो उसकी स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से काम करे, ये चीज़ भी हो। इसलिए इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है। ये जो प्रोसीजर है कहाँ लिया है, हमने कहाँ से लिया, यूएसए से। असली लेकिन एक बात है, आज तक कभी इंडिया के किसी प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट चलाया नहीं गया, ना इम्पीचमेंट हुआ है। यूएसए कई सारे प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट चलाया भी गया है, और शायद एक आध पे इम्पीचमेंट लग भी गया है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। और फंडामेंटल राइट के जो कंसेप्ट है ना, ये हमने यूएसए से लिया है। यूएसए के जो संविधान है उसमें एक बिल है, इसका नाम है बिल ऑफ राइट, वहीं से हमने फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट लिया था और अपने फंडामेंटल राइट डाल दिए। और हाँ, रिमूवल ऑफ जज, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट को हटाना। रिमूवल ऑफ जज मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। ये जो दोनों ही चीज़ें हटाने वाली, ये कहाँ से ली हमने, यूएसए से। इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब बात करें आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए एक चीज़ होती है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट, मतलब क्या है, स्टेट किस तरह से काम करेंगी, ये भी संविधान बताया हुआ है। स्टेट का मतलब क्या है, जब भी मैं स्टेट बोलूँ तो स्टेट का मतलब, आप एक तो पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, तो इतना तो भूल जाओ कि स्टेट का मतलब राज्य होता है। सीधी सी बात है, तो आप खुद ही समझ लीजिए, पुराने समय में जो कोई राज्य होते थे छोटे छोटे, वो अपने आप में एक देश ही होते थे। जैसे छोटे छोटे राजा हैं तो उनके खुद के सिक्के चलते थे, खुद का कानून चलता था। स्टेट का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे कुछ भी चल रहा है, खुद का राज। हर राज्य अपने आप में स्टेट है, और हर देश भी अपने आप में क्या है, स्टेट। स्टेट बोलता हूँ मैं कई बार, इंडिया के लिए भी स्टेट वर्ड का यूज करूँगा। तो बस ये बताया है कि स्टेट को किस तरह से काम करना है, ठीक है, स्टेट को। तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट, बेसिकली इसमें ये बताया कि सारी स्टेट को या इंडिया को जब भी रूल बनाते समय, कोई भी कानून लाना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। डीपीएसपी ये हमने कहाँ से लिया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। देखिए कई सारी चीज़ों आपको लगता होगा मैं काफ़ी टाइम वेस्ट कर देता हूँ, कि मैं बता सकता था सीधे आपको डीपीएसपी जो आयरलैंड से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से, ठीक है। लेकिन पता है इनको बताने का क्या मकसद है, ये शुरू का लेक्चर है ना, स्टार्टिंग के लेक्चर है। तो इन्हीं लेक्चर में जो स्टार्टिंग के 2-4 लेक्चर हैं, ये आपको थोड़ी मेरे ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले लगेंगे, कि इनमें थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। इस चक्कर में एक तो मैं आपको बार बार समझाना पड़ता है, मेरा पढ़ाने का तरीका, इस चक्कर में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसका मैं कल से जरूर ध्यान रखूंगा पक्का, ठीक है। चलो बात करते हैं डीपीएसपी कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया, स्पेन से। ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं, पर फिर भी याद रख लो, आयरलैंड ने खुद कहाँ से लिया था, स्पेन से, हमने आयरलैंड से ले लिया। और 2 चीज़ें, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। अब देखिए बता दूँ कि राज्यसभा में देखिए ज़्यादातर जो मेंबर है वो चुने जाते हैं, ठीक है, और 12 मेंबर जो वो क्या होते हैं, नॉमिनेट। 238 मेंबर क्या होते हैं, चुने जाते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो कुल स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, 250। 238 तो चुने हुए और 12 कैसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं 238 हैं अभी के वक्त, कम है, 245 हैं। 12 चुने हुए, 12 सॉरी नॉमिनेट हुए। नॉमिनेट का मतलब क्या, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देता है, ये 12 लोग बनेंगे राज्यसभा के जो एमपी हैं। उसका भी मेथड आपको आगे बताया जाएगा। अब देखो मेथड टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का वो नॉर्मल चुनाव नहीं, जैसे हम यहाँ पे चुनाव करते हैं, अलग तरह के चुनाव होते हैं प्रेसिडेंट के। वो चुनाव करने का जो मेथड है वो कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से। 3 चीज़ें। उस चुनाव वाले सिस्टम का बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम, ठीक है जी। और अभी जो जिन चुनावों में हम वोट डालते हैं डायरेक्ट वाले चुनाव, उनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट पास द वोट सिस्टम, ऐसा करके इसका नाम है। इसके बारे में भी बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने समझ लीजिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो मेथड है, या जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है, वो कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से लिया है, ठीक है जी।
अभी बात कर लेते हैं कनाडा की। तो कनाडा के बारे में तो ये ख्याल है, कनाडा से हमने फेडरल स्ट्रक्चर लिया। फेडरल का मतलब क्या है, पावरों को बांट देना, कि कुछ पावर सेंटर के पास हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ देख लीजिए आप, स्टेट्स के पास भी बहुत सारी पावर हैं। एक स्टेट का जो मुख्यमंत्री हो वहाँ का एक तरह से राजा है, वो कुछ भी बना सकता है। हाँ ये बात है, सेंटर कुछ भी कर सकता है अपने पूरे देश में ही, लेकिन स्टेट में आप देखते हो कि ममता दीदी बात नहीं मानती मोदी जी की। समझ आता है आपके कि एक अलग ही तरह की पावर मिलती है सीएम को भी। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, फेडरेशन, मतलब पावरों को बांटना। तो अपना क्या है, फेडरेशन का जो सिस्टम है ना विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कई मामलों में, सीधी बात है। मोदी जी ममता जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहें तो किसी चीज़ को करना वेस्ट बंगाल में तो आराम से कर सकते हैं। ये कंसेप्ट कहाँ से, कनाडा से लिया है हमने, कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखा जाए और फेडरल स्ट्रक्चर ना हो। तो इस वाले पूरे मेथड को बोलते हैं क्वासी फेडरल। क्या बोलते हैं, आधा फेडरल है ये। पावर को ऐसे नहीं बांटा हुआ है भाई स्टेट के पास बहुत तगड़ी पावर दे दी। जैसे अमेरिका में जो 50 स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट में कितनी स्टेट है, 50 स्टेट आपको याद होना चाहिए। उनमें क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर अमेरिका का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं है। वो क्वासी फेडरल नहीं, अपना क्वासी फेडरल मतलब आधा फेडरल। अमेरिका का फुल फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल का मतलब वहाँ की स्टेट जो ना वो पूरा पावर है स्टेट के पास, तगड़ी वाली। ऐसा कि चाहे तो अमेरिका छोड़ के भी जा सकता है, अपना अलग देश डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं। लेकिन इंडिया में कहीं ऐसा ना हो जाए कि अशोक गहलोत जी बन गए राजस्थान के मुख्यमंत्री और बोलने कि राजस्थान हमने अपना अलग देश बना लिया। इस चक्कर में कम पावर दी हुई है, इसलिए इसको क्वासी फेडरल बोलते हैं। ठीक है, एक तो काफ़ी टाइम निकल रहा है आपको एक चीज़ समझाने में, मैं इनको उसी वक्त समझा दूंगा मैं जब इनके लेक्चर आएंगे। और देखिए फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि सेंटर थोड़ा ज़्यादा पावर, इसलिए सेंटर अपना एजेंट नियुक्त करता है उनमें, जिसको क्या बोलते हैं, गवर्नर। हर स्टेट में सेंटर का क्या होता है, एक गवर्नर होता है। समझ लीजिए फेडरल स्ट्रक्चर और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कहाँ से आया, कनाडा से आया है। और एक चीज़, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एडवाइजरी का मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है किसको, प्रेसिडेंट को। मतलब प्रेसिडेंट चाहे किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है, एडवाइस मांग सकता है। ये आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन याद रखा जाए तो आप अभी रख सकते हो। बात करें हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लिया है। देखिए जो भारत का 7वां शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में पहली बात तो कोई पूछे कि ये लिस्ट वगैरह किस में है, जैसे 3 तरह की लिस्ट होती है ना, स्टेट की लिस्ट, यूनियन लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ऐसे टॉपिक लिखेंगे जिनके ऊपर स्टेट जो राज्य सरकार है वो कानून बना सकती हैं। यूनियन लिस्ट में जिनके ऊपर केवल यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट कुछ ऐसी चीज़ें जिनको क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में जिनमें दोनों ही, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, सेंटर भी कानून बना सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है जी। जैसे एजुकेशन हुई, एजुकेशन के ऊपर मोदी जी भी कानून बना सकते हैं, और राजस्थान में एजुकेशन के ऊपर, उसके ऊपर मतलब पूरे देश की एजुकेशन के ऊपर मोदी जी भी कानून बना सकते हैं, और राजस्थान की एजुकेशन उसके ऊपर गहलोत जी भी कानून बना सकते हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री है ना, तो ऐसा करके हम बोल सकते हैं। ये क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाती है एजुकेशन। इसलिए एक और तीसरी चीज़ होती है रेजिडुअरी लिस्ट बोलते हैं इसे, मतलब ऐसी चीज़ें जो इन तीनों लिस्ट में ही नहीं आएंगी, क्योंकि संविधान हमारा बना है बहुत पहले, तो उन्होंने पहले ही सोच के ऐसा बोलते थे। रेजिडुअरी जो पावर है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आएंगी जो इनमें से किसी भी लिस्ट में नहीं आएंगी, वो किसको मिल जाएंगी, अपने आप ही सेंटर को। तो सेंटर तो अपने आप ही बहुत स्ट्रांग हो गया, समझिए ना। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी चीज़ें, कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स वट एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस। यहाँ पे जॉइंट सिटिंग कंसेप्ट है। ऐसे कोई बिल अगर पास नहीं होता है, किसी कोई जैसे लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में गया और वहाँ रिजेक्ट हो गया, दोनों हाउसों की जॉइंट सिटिंग हो जाती है, फिर वहाँ जाके अलग अलग से पास करवाना पड़ता है एक साथ। ऐसा सिस्टम है जॉइंट सिटिंग का सिस्टम, वो भी कहाँ से आया, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है जी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्रेंच से हमने रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है, ये रिपब्लिक जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से डाला है, हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन डाला है। जब जो प्रियम्बल पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, उसमें रिपब्लिक वर्ड मिलेगा। और देखो रिपब्लिक वैसे इसका प्रियम्बल से तो कोई मतलब नहीं है, असली बात है रिपब्लिक का मतलब क्या है। ये सब चीज़ें ना अगला जो लेक्चर है, बहुत लोग सोचते हैं कैसे, एक तो होती है डेमोक्रेटिक लोकतंत्र और एक होता है रिपब्लिक गणतंत्र। इन दोनों में अंतर क्या है, कभी आपने सोचा है? सोचना और कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देना अगर आपको पता है, नहीं तो नेक्स्ट जो लेक्चर में प्रियम्बल बनाऊंगा बहुत अच्छे से आपके। देखो ये जो मेरी जो महाराणा प्रताप सीरीज है, क्या नाम है इसी का, महाराणा प्रताप, इनका वही है कि आपके कंसेप्ट इस तरह से क्लियर कर देने कि कैसा भी घुमा क्वेश्चन आ जाए ना, आप करके आओगे सही, और कोई नहीं करके आएगा। और देखिए तो बस इतना याद रखिए, फ्रेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का, उससे हम रिपब्लिक वाला कंसेप्ट लिया है, जो अपना रिपब्लिक सिस्टम है अपने इंडिया का। और किस चीज़ का आइडिया जब लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 चीज़ें, लिबर्टी स्वतंत्रता, और इक्वलिटी समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब बंधुता, भाईचारे की भावना, ये 3 चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है। अब देखिए असली में होती चीज़ कितनी होती है, 4। एक होता है जस्टिस, और मैं पहले बता चुका हूँ आइडिया ऑफ जस्टिस कहाँ से लिया है, रूस से। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया, फ्रांस से। और जो जस्टिस होता है चौथी चीज़, वो कहाँ से लिया, रूस से। इसको जैसे अभी बताया था आपको रशिया वाले, मैंने आइडिया ऑफ जस्टिस कहाँ से लिया है, इससे। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब
कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर, चेंज करने की, जैसे कोई नियम है उसमें कुछ बदलाव करना है उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। अब इस तरह किसको किस तरह से याद रखें, देखिए साउथ अफ्रीका वाले को काफ़ी गरीब कंट्रीज हुआ करती थी, अफ्रीकन जो कंट्री काफ़ी गरीब है, ठीक है जी। ये बेचारे इतने गरीब थे, इतनी मतलब ऐसा इस तरह से याद रख लीजिए, अब ये इतने गरीब थे, इतनी समस्या थी इनके जीवन में कि इनको बार बार संविधान में कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ते थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, अमेंडमेंट का सिस्टम। और हाँ, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर का जो इलेक्शन होता है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था, जो नॉमिनेट जो मेंबर होते हैं, देखो दो चीज़ होती है, कुछ तो मेंबर इलेक्ट होते हैं 238, और 12 मेंबर क्या होते हैं, नॉमिनेट। नॉमिनेशन का सिस्टम कहाँ से लिया, आयरलैंड से, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जापान, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, इसको ऐसे कैसे याद रख लो, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ का जो सिस्टम है ये कहाँ से लिया हमने, जापान। इसका मतलब क्या है कि हर चीज़ ना उसी प्रोसीजर से चलेगी जो लॉ में लिखा हुआ है, वही एक मान्य प्रोसीजर होगा किसी भी चीज़ को करने का। अब देखिए अगले बात करते हैं हम जर्मनी। जर्मनी का आपको खुद ही समझिए आप, जर्मनी किसका था, हिटलर का। हिटलर क्या काम करता है, किसी रूल वूल को नहीं मानता, और भाई साहब सबको डिटेंशन कैंप में भेज दिया, सबके लट पड़वा दी सब में। सीधी बात है, ऐसा कब होता है, जब आदमी के फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे तभी तो ऐसा हो सकता है। तो कुल मिला के सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब देश में आपातकाल या इमरजेंसी लगती है उस वक्त ना अपने फंडामेंटल जो राइट हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब फिर हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं रहते। कुछ राइट रहते हैं, उनके बारे में भी जब लेक्चर लिया जाएगा तो बात होगी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो हिटलर वाली चीज़ से, किसके फंडामेंटल राइट को उठाने कंसेप्ट इमरजेंसी के दौरान हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से, ठीक है जी। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि अडॉप्ट कब किया हमने संविधान को, 26 नवंबर 1949। मतलब आप लोग सोचते हैं, मतलब देखिए संविधान लागू कब हुआ, मतलब इन फोर्स कब हुआ, वो तो हुआ 26 जनवरी 1950, लेकिन अडॉप्ट कब हमने अपना लिया कि ये भाई हमारा संविधान होगा, हमको इसी को लागू करना है अगले 26 जनवरी दिन, तो अडॉप्ट कर लिया था हमने 26 नवंबर 1949 को। तो मतलब उससे कुल मिला के 2 महीने पहले, ठीक है जी। 26 जनवरी को ही तो हमने फिर लागू किया। इसके ऊपर एक पीछे कहानी है, उसके भी आगे लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है जी। अब देखो लागू कब कर रहे हैं, 26 जनवरी को। तो लास्ट सेशन या लास्ट मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग आपको बताई थी मैंने 9 दिसंबर को, अगली मीटिंग 11 दिसंबर को। तो ऐसी मीटिंग होती रहती थी संविधान सभा की। लास्ट जो उनकी मीटिंग हुई थी वो थी 24 जनवरी 1950, ठीक है जी। 24 जनवरी 1950 को मीटिंग हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद क्या थे, प्रेसिडेंट बने थे मीटिंग में, ठीक है भाई साहब। उसमें हमने क्या किया, नेशनल सॉन्ग एंथम, जो हमारा नेशनल एंथम है वंदे मातरम, और नेशनल सॉन्ग जनगणमन, उसको हमने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था कि भाई ये जो वंदे मातरम ये तो हमारा नेशनल एंथम बनेगा, सॉरी जो जनगणमन है वो हमारा नेशनल एंथम बनेगा, और नेशनल सॉन्ग जो अपना क्या है वंदे मातरम, ये क्या बनेगा, अपना नेशनल सॉन्ग बनेगा। ये हमने 24 जनवरी मतलब 2 दिन पहले लिया है, जस्ट याद है आपको। और हाँ 22 जुलाई 1947 को हमने अपना वो लिया था झंडा, मतलब झंडा हमने 1947 में ले लिया। तो ये चीज़ें आपको लिख लेनी है, क्योंकि कभी कभार क्या ऑर्डर आ जाता है कि कौन सी हमने पहले ली कौन सी बाद में। प्रियम्बल कब लिया था, 22 जनवरी को 1947 को। झंडा कब, झंडे को कब माना था हमने कि ये हमारा झंडा होगा, 22 जुलाई 1947 को, है ना, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई थी मैंने बता दिया आपको, 29 अगस्त 1947, ठीक है। और ये 2 चीज़ें नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम कब लिए, 24 जनवरी 1950, जस्ट 2 दिन पहले लागू करने से। अब देखिए एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छी याद रखनी पड़ेगी वो ये है, हमने अडॉप्ट कब किया, 26 नवंबर 1949 को। इसलिए आपको पता होगा 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। क्या नाम है इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऐसा बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, संविधान दिवस। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्या संविधान दिवस तभी से मनाया जाता है जब से लागू हुआ, अगले साल से? नहीं, ये मोदी गवर्नमेंट ने आके 2015 में संविधान दिवस को मनाना स्टार्ट किया है। उन्होंने डिक्लेयर किया कि 26 नवंबर को हम किस तरह से मनाएंगे, संविधान, मतलब जब से नहीं मन रहा था, 2015 से अभी मनने लगा है, 5 साल पहले से। इतना आपको याद रखना है कि अभी कब से मनने लगा है, 5-6 साल पहले से ही, 2015 से मोदी गवर्नमेंट ने आके संविधान दिवस स्टार्ट किया है। देखिए इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे, भयंकर क्लियर, ठीक है जी। तो अब देखिए नेशनल फ्लैग की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। नेशनल फ्लैग को डिजाइन किसने किया था, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था, अपने नेशनल फ्लैग इस तरह का होगा, उसको डिजाइन किया था पिंगाली वेंकैया। बताइए क्या लीजेंड पिंगाली वेंकैया देखो जिन्होंने इस तरह का फ्लैग अपना कितना अच्छा फ्लैग डिजाइन किया है, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, फिर हरा, क्या मतलब बात है। एलिफेंट क्या था, सिंबल था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। भाई कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो सभा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है, उसका कोई सिंबल भी दो, एक निशान बनाया था उन्होंने, वो किसको मानते, हाथी, एलिफेंट, ठीक है। फिर अब बात करता हूँ, आपको एक बात बता दूँ, अपना जो संविधान है वो हैंडमेड है। संविधान की जो कॉपी है वो अभी भी रखी हुई है, कुछ हीलियम गैस का यूज़ किया जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए। सीधी बात है कि इतने टाइम हो गया तो कागज़ पे तो लिखा कागज़ खराब हो सकता है, लेकिन देश के संविधान की बात, संविधान की फर्स्ट कॉपी खराब हो जाए तो वो कोई कॉपी नहीं है, टाइप्ड नहीं है, वो हाथ से लिखा हुआ है। लेकिन हाँ उसको आप देख के बता सकते हैं हाथ से, क्योंकि इतने अच्छे से लिखा है, और इतना अच्छे से लिखने की जो कला होती है इसको बोलते हैं कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। तो उसको लिखने के लिए किसको बुलाया था, इंग्लिश कैलीग्राफर को। कौन लिखेगा, तो ये सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ था, प्रेम बिहारी रायजादा, इनका नाम था, PV रायजादा, बेस्ट राइटिंग।
तो इन्होंने इंग्लिश में लिखा था और हिंदी में किसने लिखा था, वसंत कुमार वैद्य। 2 कॉपी बनाई थी स्टार्टिंग में, इंग्लिश में तो ये लिखते जा रहे थे प्रेमराय राय था, और हिंदी में कौन लिख रहा था, वसंत कुमार वैद्य लिख रहे थे। ठीक है। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेज होता है वो इस तरह का होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है और साइड में क्या होती है, थोड़ी ड्राइंग होती है उसमें। वो ड्राइंग का साइड में ड्राइंग का किसका काम किया था, नंदलाल बोस। ये आपको ऐसे कैसे याद रखनी। कैलीग्राफी बता दी, इंग्लिश कैलीग्राफर प्रेमराय राय था, साइड की ड्राइंग के नंदलाल बोस के बारे में बताइए, और वसंत कुमार वैद्य। देखिए वैद्य हिंदी कुछ मिल रहा है ना, सब हिंदी का ही तो वैद्य हो सकता है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है जी। आगे हम अगर बात करें तो ये लास्ट चीज़ रह गई है, अगर आप यहाँ तक डट गए हो तो आप एकदम योद्धा हो, आप महाराणा प्रताप सीरीज में डिजर्व करते हो, आप महाराणा प्रताप सीरीज को। ठीक है जी। अब बात करते हैं 26 जनवरी 1950 की, केम इनटू फोर्स। आज के दिन क्या हो गया, अपना संविधान हो गया लागू भाई साहब। और किस में, अब ये देखो इसके पीछे की जो कहानी है उसको आप बताता हूँ। देखिए मतलब हुआ ऐसा था, वो दिसंबर 1929 की बात है। सब कांग्रेस वाले क्या है, इनकी आदत थी कि हर साल के एंड में कांग्रेस की जब भी आप सेशन देखोगे ना, वो दिसंबर में होते हैं ज़्यादातर, इनको लास्ट में सेशन करना होता है। तो ऐसा सेशन हो रहा था, तो इन्होंने डिक्लेयर किया था कि यार अब ना अंग्रेजों से बस, ये पहले मतलब 1930 तक मतलब ये लोग कभी कंप्लीट फ्रीडम की मांग नहीं करते थे। ये बोलते थे कि नहीं, कि अब ना ऐसा होगा कि फर्स्ट टाइम इन्होंने झंडा फहरा दिया था, वो दिसंबर 1929 की बात है, इकट्ठे हुए थे उन्होंने झंडा फहरा दिया। तो फिर इनको उन्होंने पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का दिवस मनाया था। क्या आज से हम हमारा जो लक्ष्य होगा वो होगा पूर्ण स्वराज, हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमको ऐसा नहीं अब अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है कुल मिला के, भाई तुम यहाँ से जाओ, इस तरह की मांग रखेंगे आप। तो उसी के बस सम्मान में इन्होंने सोचा कि भाई 26 नवंबर को बन तो चुका ही है संविधान, कोई ना कोई डेट पर करना ही है लागू। इन्होंने सोचा 2 महीने बाद वो लीजेंडरी डेट ही आ रही है 26 जनवरी, तो इसने सोचा कि 26 जनवरी 1950 को कर देंगे। अडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर को, लेकिन फिर सोचा इन्होंने कि 2 महीने बाद अच्छी डेट आ रही है 26 जनवरी, तो उसी दिन क्या कर देंगे, लागू कर देंगे या फोर्स में ला देंगे। देखिए संविधान जब बना था, अब देखिए छोड़ के नहीं जाना आपको, जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ एक्स्ट्रा जो 3-4 लाइन है वो मैं आपको अभी कभी बताने वाला हूँ। ठीक है जी। वैसे मैं ज़्यादातर आपको बीच में बता चुका हूँ, पर 1-2 चीज़ें रह गई हैं वो मुझे बतानी। पर ये देख लीजिए, जब संविधान बना था तो इसमें कितने आर्टिकल थे उस वक्त। आर्टिकल क्या होते हैं, अनुच्छेद। आर्टिकल मतलब क्या है, संविधान में बहुत सारे पॉइंट हैं, पॉइंट में लिखा जाता है, एक पॉइंट को एक आर्टिकल बोलते हैं, ऐसा करके ये समझ लीजिए आप। कितने 395 आर्टिकल थे, 22 क्या थे पार्ट थे, 25 भाग। भाग का मतलब क्या है, संविधान को 22 हिस्सों में बांट दिया था, ऐसे ऐसे करके, भाई ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, अलग चीज़ों के टॉपिक के बारे में, किसी हिस्से में नागरिकता के बारे में दिया, किसी में फंडामेंटल राइट की बात कर ली, ऐसे करके हिस्से बांट देते। शेड्यूल कितने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, 8 शेड्यूल थे। 8 शेड्यूल का मतलब क्या है, शेड्यूल क्या होता है, जहाँ भी किसी भी आर्टिकल में उनको कोई लिस्ट डालनी होती है, जैसे कोई आर्टिकल है, आर्टिकल तो लिखना है उनको, लेकिन उसमें अगर कोई टॉपिक ऐड करने हैं, वो आर्टिकल इस तरह का आर्टिकल है कि उसमें ना कोई बहुत बड़ी लिस्ट डालनी है, मतलब ऐसी कोई चीज़ आ गई इसमें लिस्ट, तो लिस्ट की जगह क्या बोलते हैं, शेड्यूल ऐड कर देते हैं, और शेड्यूल में लिख देते हैं बहुत सारी लिस्ट को, उसे आर्टिकल के साथ अटैच कर देते हैं कि ये शेड्यूल है, इस आर्टिकल के साथ अटैच है। 8 शेड्यूल थे, उसमें 8 लिस्ट थी। अब देखिए अभी के वक्त कितना हो गया है, 22 भाग जो थे, तो अभी के वक्त भाग कितने हो गए, 25 भाग। कितने भाग होंगे, 25 भाग। ठीक है जी। शेड्यूल कितने, 12 शेड्यूल हैं। कितने शेड्यूल हैं अपने, 12 शेड्यूल हैं। आर्टिकल कितने हैं अभी के वक्त, आर्टिकल गिना नहीं जाता, क्योंकि आर्टिकल तो बढ़ते घटते रहते हैं, मतलब बहुत को, मतलब सीधी बात है कि अब बहुत सारे आर्टिकल 450 के आसपास हो चुके हैं, अब तो अलग अलग आर्टिकल ऐड हुए हैं, लेकिन हाँ ऐड करने का भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इस तरह से ऐड नहीं होते। अब अगर आपसे कोई पूछे भाई अभी भी लास्ट पार्ट क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, लास्ट पार्ट क्या है, 22 पार्ट ही मिलेंगे आपको, लिखा हुआ कि ये 22वां पार्ट है, तो फिर 25 कैसे हो गए, ऐड पता कैसे किया है, जैसे पार्ट 5 है तो उन्होंने बीच में ऐड कर दिया 5A नया पार्ट, मतलब उस अगर इन्होंने लगा कि भाई 5 को थोड़ा और बड़ा करना है या 5 से रिलेटेड कोई दूसरी और भाग बनाया जा सकता है, तो उन्होंने क्या भाग ऐड कर दिया 5A। 6 है 6A कर दिया है, 17वां है 17A बना दिया है, बीच में ऐड किया, तो लास्ट वाला जो आपको मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, 22 का 22 ही मिलेगा। ऐसे आर्टिकल में जो आज भी लास्ट आर्टिकल जो मिलेगा ना आपको 395 ही मिलेगा, तो बीच में आर्टिकल कैसे ऐड कर देते हैं, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, लेकिन 21A में क्या डाल दिया इन्होंने, नया आर्टिकल जोड़ के, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो इस तरह से अब आर्टिकल बीच में बढ़ गया, तो ये अलग आर्टिकल है होने को, तो लास्ट आर्टिकल तो क्या रहेगा, 395 ही रहेगा। ठीक है जी। लेकिन शेड्यूल का ऐसा कुछ नहीं है, शेड्यूल तो 8 थे, 4 शेड्यूल और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। ये सब चीज़ें आपको ऐसे रटा दूंगा, अब याद करोगे कि किससे आपने पढ़ा है। अब देखिए जो बात कर रहे थे अपन, कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, 1-2 स्टेटमेंट जैसे अम्बेडकर जी ने 1-2 स्टेटमेंट बोले थे, बहुत अच्छे स्टेटमेंट क्या थे वो आप पता कर लीजिए। देखिए स्टेटमेंट ये थे, उन्होंने बोला था कि इंडिया अब एक कॉन्ट्राडिक्शन की स्टेट में जा रहा है, किसमें, कॉन्ट्राडिक्शन, जहाँ पे भी ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला और इंडी सिस्टम मिल जाए ना, इंडिया इज गोइंग इन द कॉन्ट्राडिक्शन, कब किस दिन से, 26 जनवरी 1950 से, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। किसने बोला था, B.R. अम्बेडकर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे बड़ी लाइन आती है, B.R. अम्बेडकर। अब आपको लग रहा होगा कि ये इस बार CAPF में मैंने इसलिए बताया है। देखिए मैं आपको अपने कंप्लीट नोट्स दिखाने वाला हूँ, अपने शॉर्ट नोट जो मैंने बनाए हैं सारे के सारे, डायरेक्ट लिखा हुआ है मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के कि ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इंडिया इज गोइंग इन द कॉन्ट्रडिक्शन,
और सेम क्वेश्चन किस में आया, CAPF में। सोमनाथ लहरी वाला जो जिसमें मैंने बोला था कि अंग्रेजों के हिसाब से काम करें, उन्होंने ऐसा इल्जाम लगाया था, सेम मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ था स्टार बना के, सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे CAPF में उठ के आया है। मैं जैसा कि आपसे बोल चुका हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। लेकिन बात है वो जो नोट्स है मैंने अलग से तैयार किए थे 4-5 पेज, जिसमें मैंने स्टार लगाता गया था। लेकिन आपके पास सब कुछ है, मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँगा, चिंता मत करिए। जैसा कि अभी बता दिया आपको कि ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला, कि इंडिया कॉन्ट्राडिक्शन की स्टेज में जाने वाला है 26 जनवरी 1950 से, ऐसा B.R. अम्बेडकर ने बोला था। इतना आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको याद रखना है एक्स्ट्रा, कि देखिए कि आपको खूब पता है कि भाई प्रेसिडेंट कौन थे। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान से रिलेटेड कुछ भी बात होती थी तो प्रेसिडेंट कौन रहते थे, राजेंद्र प्रसाद रहते थे। कौन, राजेंद्र प्रसाद, वही परमानेंट प्रेसिडेंट वही थे। बाद में अपने इंडिया के प्रेसिडेंट बनाए वो पहले प्रेसिडेंट। तो संविधान जो सभा थी उसका प्रेसिडेंट कौन था, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन हाँ, आपको इतना पता होना चाहिए कि जब तक चुनाव नहीं हुए थे ना अपने देश में, संविधान लागू होने से पहले, तब तक जो एक तरह से आज की जो पार्लियामेंट है उसका काम कौन करता, संविधान सभा ही करती थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है किसी रूल की जरूरत पड़ रही है 26 जनवरी 1950 से पहले, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ है तब तक कौन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब संविधान सभा के जो लोग हैं वही रूल बनाए थे। तो जब भी ये कानून बनाने वाली बॉडी की तरह काम करती थी, या क्या बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, कौन सी, लेजिस्लेटिव बॉडी, जब भी एक कानून बनाने वाली बॉडी की तरह काम करती थी संविधान सभा, तो उसके हेड पता है राजेंद्र प्रसाद नहीं रहते थे, तब उसके नए हेड बन जाते थे। कौन, GV मावलंकर। क्या नाम था उनका, GV मावलंकर। अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए कि व्हेन CA एक्ट एज लेजिस्लेटिव बॉडी देन प्रेसिडेंट कौन होते थे, GV मावलंकर वाज हेड। इस तरह से आपको अपने नोट्स बनाने, मैं आपको पहले पूछूंगा नोट्स इस तरह से बनाइए। आगे आने वाली अगर पीढ़ियाँ में अगर आपके नोट्स देखें तो पहले आपको प्रणाम करें, नमन करें, तब जाके आपको पढ़ना स्टार्ट करें। देखिए ये मेरा पहला लेक्चर है, आपको बस फीडबैक चाहिए मुझे कि किस तरह का है, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ करके कह रहा हूँ, सब्सक्राइब वगैरह तो करना है जो है, लाइक तो आपको करना ही है, लाइक से क्या वीडियो रिकमेंड होती है, लाइक करना बहुत जरूरी है, और कमेंट में आपको बताना है। और दूसरी, क्या मैं बोर्ड पर पढ़ाना स्टार्ट करूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं बोर्ड पर पढ़ाना स्टार्ट करूँ वीडियो बना के, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। बस आप बता दीजिए कि आपको किस तरह से पढ़ना पसंद है, या आपको ऐसे ही मेरे हैंडमेड नोट्स देखते हुए पढ़ना पसंद, तो इस तरह से बता दीजिए, ठीक है। आपको कुछ मेहनत नहीं, आपको बस इन वीडियोज़ पर रहना है, कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत है नहीं। मैं पहले बता चुका हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर अगर कुछ आएगा तो किसी पर नहीं होगा। ये क्रैश कोर्स है नहीं, ये फुल कोर्स है। यही बात मैं कई बार कर चुका हूँ। आपको बस क्या सब्सक्राइब कर देना है। महाराणा प्रताप सीरीज को अपन धूम मचा देंगे पॉलिटी की, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपन पृथ्वीराज चौहान सीरीज में। तो इस तरह की मतलब अपनी बहुत अच्छी अप्रोच रहने वाली है, चिंता ना करिए कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है जी। तो बस मुझे इतना ही कहना था आपसे कि फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट में, कमेंट सेक्शन में फीडबैक, और लाइक तो देखिए रुकना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। मेहनत कर रहे हैं, सारा निचोड़ मतलब सारी एम लक्ष्मीकांत, सारी जो बुक्स हैं उनसे सब कुछ निकाल के काम कीजिए। हमने आपको वीडियो में बता दिया, अब आपको क्या करना है, बस इसी को आपको पढ़ना है, खुद के नोट्स बनाने हैं, उनको पढ़ना है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है CAPF में। और CDS वाले भी से आराम से देख सकते हैं, कुछ बाहर नहीं जाएगा इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है प्रियम्बल की, वो आपके लिए कल अपलोड हो जाएगी। रोज रोज एक वीडियो अपने आप आ जाया करेगी, चिंता करने की जरूरत है नहीं। कोई दूसरी सब्जेक्ट और मैं चाहूँगा जैसे ज्योग्राफी साथ में पढ़ानी है, तो ऐसा कर देंगे, सुबह पॉलिटी की वीडियो आ जाया करेगी, शाम को ज्योग्राफी की आ जाएगी। बस आप ये बता दीजिए ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत। अभी मैंने रात में वीडियो बनाई है, तो गुड नाइट, मैं सोता हूँ, ठीक है जी।